वाह, क्या आईपीओ है। विद्या वायर्स का आईपीओ 3 तारीख से खुलेगा। 3 से लेके 5 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 48 रुपये से लेके करीब करीब 52 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें 274 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इशू होगा और बाकी ओएफएस जो है वो 26 करोड़ रुपए के आसपास का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कंपनी 1981 से है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कामकाज करती है, जिसमें कंपनी प्री इंजीनियर्ड वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, कंडक्टर्स, स्पेशलाइज्ड वाइंडिंग वायर्स, पीवी रिबन्स और एल्यूमिनियम पेपर कवर्ड स्ट्रिप्स बनाने के कामकाज के अंदर है। इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रेलवेज, क्लीन एनर्जी के ऊपर कंपनी का कामकाज है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 19,680 मिलियन टन के आसपास है, जिसको करीब करीब 37,680 मिलियन टन के आसपास ले जाने की योजना है। और इनकी जो एडिशनल यूनिट है, जो कि गुजरात के अंदर ये कंपनी फर्दर ऐड करने की योजना बना रही है। लास्ट 3 साल के नंबर स्ट्रॉन्ग थे और कंपनी जो रकम जुटाने जा रही है इसका इस्तेमाल अपने केपिक्स के लिए और साथ साथ नए प्रोजेक्ट के लिए, जो कि ALCU सब्सिडरी के ज़रिए कंपनी लगाने वाली है, प्लस कंपनी अपने डेट की रीपेमेंट के लिए पार्शियल और कंप्लीट वो प्रीपेमेंट और डेट रीपेमेंट के लिए भी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो 35 से 36 करोड़ रुपए का EBITDA, जो कि 2023 में था, 46 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा 2024 तक और 64 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया रफली 2025-31 मार्च तक। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल में कंपनी ने जनरेट की है और रेवेन्यूज़ फ्रंट पर भी करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि 1200 करोड़ पहुंचा 2024 तक आते आते और रफली 1500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा 2025 की ड्यूरेशन में पहुंचते हुए। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि डेट इस ड्यूरेशन में ज़रूर बढ़ी, तो डेट को ईज ऑफ करने के लिए भी कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करने वाली है और आने वाले समय में यहाँ पर इस रकम का इस्तेमाल करके अपने मार्जिन्स को और बेटर करते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर भी नंबर्स करीब करीब 99-98% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जिसको वो ईज ऑफ करेंगे आईपीओ के बाद। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री श्याम सुंदर राठी सर मौजूद हैं, जो कंपनी के चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेश राठी सर भी मौजूद हैं, जो कि जिनसे हम बातचीत करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर भी। सर, आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं कंपनी के आईपीओ को लेकर भी और नंबर्स को लेकर भी। श्याम सर, पहले तो मैं आपसे एक सवाल लूंगा, क्योंकि इस कंपनी के नाम में जो विद्या वायर है, ये विद्या नाम कहां से आपने आइडेंटिफाई किया? इनफैक्ट हम लोग आनंद गुजरात से हैं, वल्लभ विद्यानगर नेम ऑफ प्लेस जहां पर ये फैक्ट्री सिचुएटेड है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ प्लेस है। वल्लभ विद्यानगर के हिसाब से विद्या वायर्स हमने नाम किया था कंपनी का। ओके, तो पहला यूनिट, विद्या बहुत अच्छा नाम है उस हिसाब से। तो पहला यूनिट सर हमने वहीं लगाया था क्या आपने? फर्स्ट में? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, अच्छा, तो सर आप ही से श्याम सुंदर सर, आप ही समझाइए कि आपने ही ये कंपनी शुरू की है और यहाँ तक आपने पहुँचाया उसको। तो पहले तो आप ही समझाइए कंपनी का ओवरऑल कामकाज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो मेरे भी समझ से बाहर जा रही हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग को समझना आसान है, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल वायरिंग होती है, इसमें आप रेलवेज भी हो, आप रिन्यूएबल भी हो, आप बाकी एनर्जी सिस्टम में अंदर भी आते हो। तो कंपनी का ओवरऑल कामकाज क्या है, किस किस तरफ आपका कामकाज है, कैसे कैसे सप्लाईज है? ऐसा इसके अंदर में हम लोग कॉपर वाइंडिंग वायर्स के अंदर में 12 प्रोडक्ट्स हैं टोटल आज हमारे पास में, जिसके अंदर वाइंडिंग वायर्स हैं, इनेबल कॉपर वाइंडिंग वायर्स, कॉपर स्ट्रिप्स, उसके अलावा बेयर कॉपर वायर, कॉपर ट्यूब्स, कॉपर फॉइल्स, पीवी रिबन, ऐसे करके मतलब टोटल 12 प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट में जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, रिन्यूएबल्स है और जनरल इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर मिलके काफी कुछ इंडस्ट्री में वहां जाता है ये। तो शैलेश सर, नंबर्स में देख रहा था, कंपनी के नंबर्स में एक अच्छा जंप आया है, कंसिस्टेंट नंबर है। 2025 में 41 करोड़ है, जो कि 2024 में करीब करीब 25 करोड़ का नंबर था प्रॉफिटेबिलिटी का। सो एक बड़ा जंप है। पहले 23 और 24 में इतनी स्ट्रांग ग्रोथ नहीं थी जितनी 24-25 में आई है। कोई नई कैपेसिटी, कोई नया प्लांट, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया क्लाइंट, ऐसा कुछ हुआ क्या कि जिसकी वजह से इतनी बढ़िया जंप आई है?
कॉपर इंडस्ट्री के अंदर में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। लास्ट कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल्स, ईवी, ऑटोमोटिव, उसके अलावा आप सोलार मॉड्यूल्स, विंड पावर, इन सब के अंदर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। और पावर एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ग्रोथ है। इससे सेल्स में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल हमारी कैपेसिटी करंटली 94% प्लस यूटिलाइज हो रही है। और इन सबको देखते हुए नंबर्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। और यही देख के हम लोग अभी नया यूनिट भी एक नई कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं, विच इज अराउंड 18,000 मेट्रिक टन्स, 100% सब्सिडरी ऑफ विद्या वायर्स है, जिसका नाम LQ इंडस्ट्रीज है। वहां पे हम लगा रहे हैं। और आगे बिकॉज लास्ट 2-3 साल से जो भी हमारे पास में फैसिलिटी थी वो मोर और लेस पूरी यूटिलाइज हो रही थी। और आगे चलते अब हमारे पास कैपेसिटी का कांस्टेंट आने लग गया था। इसको देखते हुए हम नई कैपेसिटी के साथ जा रहे हैं। तो शैलेश सर, क्योंकि टॉप लाइन की ग्रोथ के सामने इबीटा की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ ज़्यादा है, सो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो प्रोडक्ट अभी आप बेच रहे हो वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट है, तभी आपकी इबीटा के अंदर इतना अच्छा जंप आ रहा है। तो ये हायर मार्जिन प्रोडक्ट कौन से हैं? एक दूसरा, आपकी डेट भी बड़ी है, तो ये नई कैपेसिटी की वजह से डेट बढ़ सकती है, ये भी समझ में आ रहा है। सो ये कैपेसिटी कब तक कंपनी के नंबर्स में आएंगी और क्या ये भी वही हाई मार्जिन प्रोडक्ट बना रही है? तो यस, करंटली हमारा जो फोकस है अभी वो न्यू सेगमेंट की तरफ है, जैसे रिन्यूएबल्स है, ईवीज है, उसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर्स, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी इसी तरह से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कि जो इन सेगमेंट्स में यूज आए। और डेफिनेटली इसका एबिटा और पैट जो है वो अभी इवन करंट प्रोडक्ट से बेटर रहेगा। तो अगर ओवरऑल हम इसे एवरेज आउट करेंगे तो ये आज के नंबर से और बेटर रहना है। ओके। और कंपनी का फोकस हरदम यही रहा है कि जो भी न्यू सेगमेंट एंड डिमांड जहाँ पे आ रही है उसकी तरफ में अपने आप को अलाइन करें। और यही कोशिश की तरफ हम नई कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। ओके, श्याम सुंदर सर, क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा और आज ज़मीन आसमान का अंतर आ गया बिजनेस में, सो ऐसी ग्रोथ जो आपने देखी है नंबर्स में, पहले ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे, अब धीरे धीरे हम ईवी में आ रहे हैं, रिन्यूएबल में आ रहे हैं, और गुजरात बेस्ड, गुजरात ही में ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर की कंपनियां भी हैं और ज़्यादातर रिन्यूएबल भी हैं। सो क्या अभी सप्लाईज मेजरली गुजरात में है, बाहर भी आप लोग कहीं कर रहे हो? एक, और दूसरा, जो इंडस्ट्री का शेप चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपने ग्रो किया, ये कैसे आप बढ़ता हुआ देख रहे हो आने वाले समय में? ऐसा है कि हमारे गुजरात के अंदर में हमारी फैक्ट्री के अराउंड 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के एरिया के अंदर में काफी कुछ कंज्यूमर्स बेस्ड हैं। लॉजिस्टिक के हिसाब से समझ लीजिए, या नियर बाई एरियाज के अंदर में कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है, उसके हिसाब से हमारी सप्लाई गुजरात में ज्यादा है। उसके अलावा वैसे तो सप्लाई ऑल इंडिया के अंदर में है, नॉट ओनली ऑल इंडिया, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा अच्छा खासा अस्तित्व है। और आने वाले समय के अंदर में ग्रोथ तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी यही, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही बात बोल रही है कि विजन पेपर के हिसाब से आने वाले समय के अंदर में नेक्स्ट 5 इयर्स पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज देखते हुए ग्रोथ स्ट्रेटजी बना रखी है, उसके हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर सर, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो वहाँ पर इनपुट कॉस्ट बहुत मैटर रखता है और मेटल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल भी रहते हैं आमतौर पे, तो इसको कैसे समझूं मैं, एक हिस्सा। दूसरा, क्योंकि गुजरात के अलावा जो बाकी 3 क्षेत्र हैं, इसमें MP, राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पर भी रिन्यूएबल और EV को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। सो इन एरियाज में कैसी सप्लाईज है? ऐसा है कि जहाँ तक कॉपर की प्राइसिंग का सवाल है, हम 100% बैक टू बैक करते हैं। कस्टमर के ऑर्डर के सामने के अंदर में बुकिंग हो जाती है, सेम डे, मतलब ये LME के ऊपर अननोन प्राइसिंग पर बुकिंग होती है। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया, जितनी क्वांटिटी कस्टमर्स के ऑर्डर्स की हुई, बैक टू बैक हमारे सप्लायर वेदांता एंड हिंडाल्को वगैरह हैं या इंपोर्ट्स के अंदर में है, जहाँ पर भी करना होता है बुकिंग कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर में जब एक्सचेंज डेट आती है तो एक्सचेंज डेट भी एज हो जाती है। मतलब जहां तक रॉ मटेरियल का सवाल है, इट इज कंप्लीटली 100% बैक टू बैक बेसिस। ओके। और दूसरी बात आप जैसे पूछ रहे हैं, रिन्यूएबल्स के अंदर, रिन्यूएबल्स में हमारा ऑल इंडिया के अंदर मार्केट है और हम सभी जगह सप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट के अंदर भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है आने वाले समय के अंदर में, तो एक्सपोर्ट में भी पोटेंशियलिटी के हिसाब से वहां पर भी बिजनेस अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है शैलेश सर, जो आपकी नई कैपेसिटी आ रही है, ये कैपेसिटी से क्या इबीटा मार्जिन जो भी 4-4.5% के आसपास है, ये और इम्प्रूव होगा? एक हिस्सा ये। दूसरा, ये कैपेसिटी कितनी बड़ी है,
कब तक आएगी और कब के नंबर्स में हम इसे रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे अंदाजन? तो हमारी जो नई कैपेसिटी है वो 18,000 मीट्रिक टन की आएगी। वो भी 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड है। तो एक कोई सिंगल प्रोडक्ट हम नहीं कर रहे हैं कि जिसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, 5 से 6 प्रोडक्ट के अंदर में डिवाइडेड है। और ये कैपेसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मिड जनवरी ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट न्यू प्रोडक्शन। और इसके अलावा जहाँ तक आपका EBITDA का प्रश्न रहा, तो इस हमारे जो भी नए प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, कोशिश यही है कि भाई जो भी न्यू सेगमेंट की तरफ जो जाएगा तो उसी के प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं। तो उससे हमारी मतलब पूरी हमारे को ये शक्यता दिख रही है कि इससे हमारा ओवरऑल एबिटा इम्प्रूव होगा और कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारा एबिटा इम्प्रूव होगा इससे। तो और एक और चीज़ शैलेश सर, ये एक्सपोर्ट नंबर्स को लेकर भी अभी सर बता रहे थे कि अच्छे नंबर्स हैं, श्याम सर बता रहे थे। तो आप क्या मानते हो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो और गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ यहां पर हम एक्सपेक्ट करें? तो बेसिकली हम 18 से 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं करंटली। और ये मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है। और जो ग्रोथ सेगमेंट है वो नॉट ओनली इन इंडिया बट कॉपर जिसको बोल रहे हैं न्यू ऑयल है। तो इसका कारण ये है कि भाई एनर्जी में जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये ऑयल को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है। आज रिन्यूएबल्स आ रहा है तो खाली इंडिया में नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया जो पूरा ऑयल का गढ़ है, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उन लोग रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए रिन्यूएबल्स इज नॉट ओनली इंडियन मार्केट, इट इज द वर्ल्ड ओवर मार्केट। सो उसके पीछे एक रिन्यूएबल के पीछे खाली मॉड्यूल्स नहीं लगता है, उसके पीछे ट्रांसफॉर्मर लगता है, उसके पीछे केबल लगता है, पैनल लगता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर में कहीं ना कहीं कॉपर इज अ बेस मेटल। अब ईवी भी एक दूसरा सेगमेंट है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ऑटोमोबाइल के अंदर में 3 से 4 गुना कॉपर का कंजम्पशन होता है। तो वहां पे भी डायरेक्टली यूज आता है। नॉट ओनली डेट ईवी, उसके पीछे उसके लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इन सब का कॉपर बेस मेटल है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया सेगमेंट है जो एक्चुअली 1-2 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, बट वो इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। उसके लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो डिमांड बढ़ रही है। और अगेन इसमें भी कॉपर वुड बी ऑलवेज अ बेस रॉ मटेरियल। तो ये सबको अगर हम सम अप करें तो कॉपर का डिमांड इंडिया में तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ में ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि भाई इसकी डिमांड अच्छी आनी है। तो आ भी रही है और अच्छी आनी है। तो इसको देखते हुए नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन द ग्लोबल सिनेरियो आल्सो। ओके तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश सर आपका भी और श्याम सुंदर सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया नंबर्स, बढ़िया सब्सक्रिप्शन उम्मीद करते हैं आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और एक अच्छी लिस्टिंग भी होगी, शेयर होल्डर्स को पैसा ही बना के देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो जाने से पहले एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर बेसिक डिटेल कंपनी की आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ खुलेगा 3 तारीख को और बंद होगा 5 तारीख को। 48 से लेकर 52 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है। 300 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा रकम जुटाई जा रही है। 274 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। बचे हुए हिस्सा जो है वो ओएफएस के तौर पर है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है करीब करीब 10 दिसंबर के आसपास आप होता हुआ देख सकते हैं।